जो आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इस चैप्टर को हम एक एक वर्ड इसका समझेंगे। ठीक है, तो हम पूरा पूरा चैप्टर रीड करेंगे, समझेंगे और पीछे बैक एक्सरसाइज भी करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, यस, in our daily life there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials। तो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हमारे को मिक्सचर के फॉर्म में मिलती हैं और उसमें से फिर हम जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सेपरेट करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे का एक एग्जांपल नीचे पैराग्राफ में दे रखा। चलो, तो नीचे वाला पैराग्राफ एक बार रीड करते हैं, देखते हैं क्या एग्जांपल है उसमें। तो बच्चों देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। यस, तो सेकंड पैराग्राफ में आप देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद द स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। तो ये हमारे डेली रूटीन में हम देखते ही हैं कि चाय को हम सेपरेट कर रहे हैं चाय पत्ती से। तो ये हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे एक और एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, और वो एग्जाम्पल क्या है। Grain is separated from stalks while harvesting. Milk or curd is churned to separate the butter. As we learn in chapter 3, we gin cotton to separate its seeds from the fiber. ठीक है, तो हम ग्रेन्स को सेपरेट कर रहे हैं स्टॉक से। जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो ग्रेन और स्टॉक मिक्स हमें मिलता है, जिसमें कि ग्रेन हमारे काम का होता है तो हम इसे सेपरेट कर लेते हैं। इसी तरीके से बटर को सेपरेट किया जाता है मिल्क से, कर्ड से, और इसी तरीके से हम कॉटन को सेपरेट करते हैं उसके सीड से। तो ये और एग्जांपल्स हो गए सेपरेशन को। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, आगे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, Perhaps you might have eaten salted dalia or poha. If you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. है ना, तो ये सेपरेशन आप करते हैं। अगर आपने पोहा खाना है या दलिया खाना है और आप देखते हैं कि उसमें बड़ी बड़ी चिलीज नजर आ रही हैं, तो आप उनको सेपरेट कर देते हैं। तो ये भी एक सेपरेशन का एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको लर्न करके रखने हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में दिया जाए। तो भाई राइट फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन इन आवर डेली लाइफ। एक पैराग्राफ ये हो सकता है कि सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगो एंड गुआवा एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम, व्हाट वुड यू डू? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट। तो ये भी सेपरेशन का एक एग्जांपल है कि अगर आपको गुआवाज और मैंगोज मिक्स हैं और अगर आपसे बोला जाता है कि इनको सेपरेट करो, तो आप एक एक करके उठाकर उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंगोज को आप एक बास्केट में रखेंगे और गुआवाज को दूसरी बास्केट। और ये जो तरीका है, ये तरीका कहलाता है हैंड पिकिंग, क्योंकि इसमें अपने हाथों को यूज करते हैं। हैंड पिकिंग, समझ आए? ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे जो पैराग्राफ है वो आधा बिलो द, यहाँ पे है, और आधा ऊपर की साइड में पेपर। तो seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller? यहाँ पे तो ये आसान लग रहा है, मैंगोज को गुआवा के साथ अगर आपने सेपरेट करना है तो इट इज इजी। लेकिन
दूसरी कंडीशन यहाँ पे ऊपर की तरफ दे रखी है, और इस कंडीशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप देखिए। तो क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है, guava then mango or guava. Imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it. Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand. अब ये काम इम्पॉसिबल है। अगर आप हाथों से सैंड के ग्रेन सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, ये काम हाथों से नहीं होता। अब ऐसे केस में आप क्या करें? ठीक है, तो ऐसे केस में हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं सेपरेशन। ठीक है, और अब आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं कि पहेली क्या पूछ रही है या क्या बता रही है। तो पहेली को आप जानते होंगे, एक पॉपुलर कैरेक्टर है पहेली और जूजू। But why would we need to separate substances like this at all? Is what पहेली wants to know. अब वो कह रही है कि भाई सेपरेशन की जरूरत ही है। अब आप मुझे बताओ कि अगर हमें चाय पीनी है तो चाय की पत्ती तो अलग करनी पड़ेगी ना, उसके साथ थोड़ा ना पी सकते। तो यही जरूरत है, क्योंकि जब हमारे पास कोई मिक्सचर होता है और उस मिक्सचर में से कोई एक चीज हमारे काम की है तो हम वो चीज उससे सेपरेट करते हैं। So this is the need for separation. आगे एक अच्छी सी एक्टिविटी है, करते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक्टिविटी 1। In column 1 of table 5.1 are given a few processes of separation. The purpose of separation and the way separated components are used is mentioned in column 2 and 3 respectively. However, the information given in column 2 and 3 is jumbled up. Can you match each? आगे स्विच करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये वो टेबल है और इसको हमें देखना है कि इसमें किस तरीके से चीजें मिक्स हुई है। ओके, यही वाली टेबल है ना, टेबल 5.1। यस, दिस इज टेबल। ओके, जो हमारी रीडिंग इनकम्प्लीट रह गई है उसे एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोसेस विद इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड। पैराग्राफ ओवर हो जाता है। अब पहले ये जो जम्बल्ड है इसको सुधार वो करते हैं, ठीक करते हैं। तो जम्बल्ड को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहला पॉइंट है इसका कि सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। To separate two different but useful components to remove non-useful components. Yes. तो इसको हम मैच करेंगे किसके साथ, इसको हम मैच करेंगे इसके साथ। ओके, और आगे लिखा है we throw away the solid component, we throw away the impurities and we use both the components. तो we throw away the impurities, we throw away the solid components. तो अभी इसको हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, तो ये अभी मैच। इसके बाद लिखा है churning milk to obtain butter. अब churning milk to obtain butter, इसमें क्या है, to separate two different but useful components, क्योंकि इसमें दोनों ही यूजफुल है तो इसको हम इसके साथ मिक्स करेंगे। और इसके बाद we throw away the impurities, no, we use both the components। इसके बाद हम इसको यहाँ से मैच करते हैं, समझ आया? ओके, इसके बाद separate tea leaves। तो separate tea leaves मतलब to remove impurities और harmful components। हाँ, ये हो सकता है, ठीक है। And we throw away the impurities। Yes, समझ आया? तो इस तरीके से ये टेबल जो जम्बल थी वो हमने सॉल्व कर। आगे देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है we see that before we use a substance we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it।
and sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. ये पैराग्राफ मैंने पढ़ा और इसमें बस इतना बताया गया है कि कई बार हमें नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस से यूजफुल सब्सटेंसेस को सेपरेट करना होता है और कई बार यूजफुल सब्सटेंस को यूजफुल सब्सटेंस से ही सेपरेट करना होता है। तो जो सेपरेशन है वो सिर्फ इसलिए नहीं होता कि भाई हमें जो यूजफुल नहीं है उसको हटाना है। कई बार दोनों चीजें हमारे यूजफुल है बट फिर भी हमें एक पर्टिकुलर चीज चाहिए तो इसलिए हम सेपरेशन। आगे है इसमें देखिए नेक्स्ट क्या लिखा लिखा है द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी particles of different sizes or materials. These may be in any three states of matter, that is solid, liquid or gas. Or how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? अब प्रॉब्लम यह है कि अगर इस तरीके की मिक्सिंग हो रही है तो हम कैसे इन सबको सेपरेट करेंगे। तो इनको सेपरेट करने के लिए बच्चों हमारे पास बहुत सारे मेथड्स और उनको हम कहते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो चलिए मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हमारे स्टैंडर्ड पे हमें अभी सिखाए जाए। तो जो सबसे पहला मेथड है वो है हैंड पिकिंग। अभी मैंने पीछे बताया भी था आपको हैंड पिकिंग के बारे में। हैंड पिकिंग और हैंड पिकिंग से पहले एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, एक बार रीड करके देखते हैं। If something important in it, we will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. You may come across some of them, some of these methods being used in day-to-day activities. Okay? तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें बहुत सारे मेथड्स ऐसे हैं जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक और एक्टिविटी है हमारे पास, एक्टिविटी 2। तो हम एक्टिविटी 2 भी करेंगे क्योंकि एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर एग्जाम। ठीक है, तो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एक्टिविटीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वी कांट लेट देम गो विदाउट रीडिंग। लिखा है ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज्ड from a shop to the classroom. Now spread the grains on a sheet of paper. Do you find only one kind of grain? On से आगे ऊपर लिखा है और ऊपर की तरफ चलते हैं। on के आगे है yes on the sheet of paper। ठीक है, are these pieces of stone, husk, broken grain, and particles of any other grain in it? Now remove with your hand the pieces of stone, husk, and other grain from it. और अब जो जो चीजें आपको नजर आ रही हैं अदर देन ग्रेन, इन सबको अपने अपने हाथों से हटाना। ठीक है, तो क्योंकि हम अपने हाथों से हटा रहे हैं इसीलिए ये जो मेथड है ये कहलाता है हैंड पिकिंग, यानी कि आप अपने हाथों से चीजों को सेपरेट कर दो। समझ आया? तो हैंड पिकिंग के लिए आपकी जो पिक्चर है वो नीचे है, आप देख सकते हैं। और हैंड पिकिंग के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन है जो हम इस पैराग्राफ से ले सकते हैं। लिखा है दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. Figure 5.3, the quantity of such impurities is usually not very large. In such situations, we find that hand picking is a convenient method of separating substances. क्योंकि इसमें आप अपने हाथों से सेपरेट कर सकते हैं, तो इससे आसान तरीका सेपरेशन का हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हैंड पिकिंग के बारे में आपने समझ ही लिया, ये वन ऑफ द मेथड है।
सेपरेशन। इसके बाद जो दूसरा मेथड हम अब पढ़ने वाले हैं वो है थ्रेशिंग। और थ्रेशिंग एक और इम्पोर्टेंट मेथड है जिसको हमारे फार्मर्स यूज करते हैं ग्रेन्स को उसके हस्क के साथ सेपरेट करने। तो क्या है थ्रेशिंग, एक बार पढ़ते देखते हैं। लिखा है यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइन इन फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। ठीक है, तो हो सकता है आप बच्चों ने गांव में इस तरीके के सीन ना देखे हों, लेकिन जो बच्चे गांव के टच में हैं उन्होंने ऐसे सीन कॉमनली देखे। ठीक है, stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. Each stalk has many grain seeds attached to it. Imagine that number of grain seeds in hundreds of bundles of stalks lying in the field. How does the farmer separate grain seeds from those bundles of stalks? अब एक एक हाथ से अगर पिक करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो फिर क्या करें? तो उसके लिए जो तरीका है दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। और थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं, ये देखिए, या आप उस फार्मर को देख रहे हैं कि वो थ्रेशिंग कर रहा है, तो थ्रेशिंग में क्या करते हैं कि जो स्टॉक्स हैं उनको लेके बहुत तेजी से किसी स्टोन पे मारा जाता है। जब हम स्टोन पे उनको मारते हैं तो जो ग्रेन्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं उसके हस्क से। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। और जो रिलेटेड पैराग्राफ है उसमें देखो क्या लिखा है। लिखा है वन में प्लक मैंगोज और guavas from the trees, but grain seeds are much smaller than mangoes or guavas, so plucking them from their stalk would be impossible. How does one separate grain seeds from their stalk? तो ये तो हमें पता ही है कि भाई उसके लिए हम थ्रेशिंग यूज करते हैं। ठीक है, the process that is used to separate grain from stalks, etc., is threshing. In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. ठीक है, तो इनको पीटा जाता है जिससे कि इनको इनके जो सीड्स हैं वो सेपरेट हो। कैसे पीटा जाता है? जैसे ये फार्मर यहाँ पे पीट रहा है। ओके, आगे लिखा है threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used to thresh large quantities of wheat. तो आजकल दूसरी मशीन्स भी यूज हो रही हैं, ब्लॉक्स की हेल्प से भी हम थ्रेशिंग कर पा रहे हैं, बट जो कॉमन मेथड है वो यही है कि हम स्टॉक को लेके उनको पीटना शुरू कर देते हैं किसी सॉलिड सरफेस के लिए। जो सीड्स हैं वो अपने आप टूट के गिर जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो दिस मेथड इज नोन एज थ्रेशिंग। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है यानी कि थर्ड मेथड है, अभी तक हम दो कर चुके हैं, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, और अब हम थर्ड मेथड डिस्कस करने वाले हैं। और जो थर्ड मेथड है हमारा वो है विनोविंग। तो विनोविंग क्या है? विनोविंग में देखो एक एक्टिविटी दे रखी है, पहले एक्टिविटी पढ़ते हैं। एक्टिविटीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद sawdust or powdered dry leaves. कीप के आगे ऊपर है तो पेज को ऊपर कर देता है। यस, कीप के आगे लिखा है दिस, यानी कि कीप दिस mixture on a plate or a newspaper. Look at this mixture carefully. Can the two different components be made out easily? Are the sizes of particles of the two components similar? Would it be possible to separate the components by hand picking? तो इसका आंसर होगा ना तो ये सिमिलर है ना हम इन्हें हाथों से सेपरेट कर सकते हैं। तो फिर क्या करें, कौन सा मेथड हम यूज करें? तो इसके लिए जो मेथड हम यूज करने वाले हैं दैट इज विनोविंग। ओके, तो विनोविंग में क्या होता है देखो,
विनोविंग में यूज होता है, नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म. Put the mixture in a plate or sheet of paper. Hold the plate or the sheet of paper containing the mixture at your shoulder height. Tilt it slightly so that the mixture slides out slowly. Okay? आपने क्या करना है कि किसी ऊंचे से प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाना है और उस मिक्सचर को धीमे धीमे गिराना. ठीक है. तो जब आप धीमे धीमे गिराएंगे तो होगा क्या कि कुछ इस तरीके का सीन क्रिएट होगा जैसे ये लेडी आपको नजर आ. ठीक है. तो जब आपका जो मिक्सचर है जब आप नीचे जाएगा वो, तो उसमें क्या है कि जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो एयर के साथ उड़ना शुरू करते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे इकट्ठे होने लगे. समझ आए? तो दिस इज द प्रोसेस नोन एज विनोविंग. ओके. तो आगे बढ़ते हैं. विनोविंग के बारे में दो पैराग्राफ दे रखे हैं, दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं. What happens? Do both the components sand and sawdust or powdered leaves fall at the same place? Is there a component that blow away? Did the wind manage to separate the two components? The answer is yes. Wind जो है वो दोनों components को separate कर देती है. और रही बात जो दोनों component एक ही जगह गिरते हैं तो ऐसा नहीं, क्योंकि जो हल्के पार्टिकल हैं वो विंड के साथ ब्लो हो जाएंगे और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो सीधे वर्टिकली डाउन आते हैं. And this method of separating component of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. ठीक है. ओके. आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है इसमें? तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया. इसके बाद नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं और जब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं तब हमें कुछ और नजर आता है. लेकिन कुछ और से पहले जो विनोविंग वाला थोड़ा सा पोर्शन रहता है पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं. This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain. The husk particles are carried away by the wind. The seeds of grain get separated from a heap near the platform for winnowing. The separated husk is used for many purposes, such as fodder for cattle. Okay. But next जो है that is सीविंग. चलो सीविंग स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों आगे है सीविंग. तो एक बार सीविंग भी डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड यूज्ड बाय अस एंड दिस इज सीविंग. ओके. So what is sieving? Okay. It is written here. Sometimes we may wish to prepare a dish with flour, and we need to remove impurities and bran that may be present in it. And what do? We use a sieve and pour the flour into it. समझ आया? तो इस केस में हम क्या करते हैं, कभी कभी हमें चीजों को सेपरेट करना होता है. सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं सीव और दिस प्रोसेस इज नोन एज सीविंग. जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं सीविंग. दिस इज कॉल्ड सीविंग. अब इसमें एक सीव लगी हुई है और उस सीव के थ्रू हम चीजों को सेपरेट करेंगे. तो कुछ चीजें हैं जो सीव के थ्रू निकल जाएंगी, यानी कि जो छोटे पार्टिकल हैं वो पास हो जाएंगे, जो बड़ी पार्टिकल्स हैं वो रह जाएंगे. ठीक है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स यूज्ड बाय अस दैट आर नोन एज सीविंग. आगे देखिए आगे क्या लिखा है. आगे लिखा है सीविंग अलाउ द फाइन फ्लो पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव
while the bigger impurities remain on the sieve, है ना? तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो सीप के ऊपर ही रह जाएंगे, जबकि जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो सीप से बाहर हो जाएंगे। क्लियर? आगे देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद है बच्चों ये देखिए, in a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. Usually, a bagful of wheat is poured on a slanting sieve. The sieving removes pieces of stones, stalk, and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. विनोविंग और थ्रेशिंग के बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो ग्रेन से रह जाती हैं और उसको फाइनली सीविंग के थ्रू फ्लोर मिल्स में सेपरेट किया। ठीक है, फ्लोर मिल मतलब वो मिल जहां से हमें आटा मिलता है, रोटी बनाने के लिए आटा जो मिलता है फ्लोर मिल। ठीक है, ओके। तो बच्चों इसके बाद ये मतलब दिस इज द वे वी डू द हैंड पिकिंग, सॉरी दैट इज कॉल्ड सीविंग दिस इज सीविंग। ओके, एक छोटी सी सीव आपको नजर आ रही है जिसके थ्रू ये सीविंग की जा रही है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट। और इसी तरीके की सीव्स आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर भी नजर आती हैं जो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं। तो कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे घर बनता है या बिल्डिंग बनती है वहां पे भी इस तरीके की सीव लगी है to separate pebbles and stones from sand। तो यहाँ ये जो सीव है कंस्ट्रक्शन साइट पे इसका काम होता है पेबल्स को, स्टोन को, सैंड को सेपरेट करना। इसके बाद एक और एक्टिविटी लिखी हुई है, तो चलिए एक्टिविटी पढ़ते हैं पहले। तो एक्टिविटी है 4 और कहती है एक्टिविटी bring a sieve and a small quantity of flour from home to the class. Sieve the flour to separate any impurities in it. Now make a fine powder of chalk pieces and mix it with the flour. Can we separate the flour and the powdered chalk by sieving? Sieving is used when components of a mixture have different sizes. समझ? वो कह रहे हैं कि अगर हमने चॉक पाउडर को आटे के साथ मिला दिया तो क्या सीविंग हमारी हेल्प करेगी सेपरेशन? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीविंग तभी हेल्पफुल है जब आपके जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज डिफरेंट। तो अगर आपको चॉक और आटे का जो मिक्सचर है उसको सेपरेट करना है तो उसके लिए फिर दूसरे मेथड। तो इन मेथड्स में है, एक है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन और एक है filtration. Okay, these are the other methods that we are going to know. देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है sometimes it may not be possible to separate component of a mixture by removing and putting. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before? तो इस काम के लिए हम यूज करते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब ये क्या प्रोसीजर है देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। पहले एक छोटा सा पोर्शन पढ़ते हैं। राइस और pulses are usually washed before cooking. When you add water to these, the impurities like dust particles नीचे लिखा हुआ है, बाकी का आगे, ठीक है। डस्ट पार्टिकल से आगे लिखा है that dust particles
get separated. And these impurities go into water. Now, what will sink to the bottom of the vessel? Rice or dust? Obviously, rice. Why? Because rice are heavier. Have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? और जो हमारा वेसल है उसको हम थोड़ा सा टिल्ट करते हैं जिससे कि जो डर्टी वाटर है वो बाहर आ सके. ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन. इसके बारे में आप आगे जानें. आगे लिखा हुआ है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बारे में. ये देखिए, when the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. तो sedimentation में क्या है बच्चों? सिर्फ आपने मिक्सचर को थोड़े समय के लिए छोड़ना है, जिससे कि जो लाइटर इम्प्योरिटीज हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगेंगी और जो हेवियर थिंग्स हैं वो पानी के अंदर सेटल डाउन. तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन. और डिकेंटेशन का मतलब ये है कि जो पानी है इसमें लाइटर इम्प्योरिटीज हैं उसको रिमूव कर. दैट इज कॉल्ड डिकेंटेशन. ठीक है, आगे लिखा है द सेम पार्टिकल इज यूज्ड, सॉरी, the same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that forms the top layer can then be separated by decantation. तो डिकेंटेशन क्या है कि जो ऊपरली लेयर है उसको हटाना. दैट इज कॉल्ड डिकेंटेशन. मतलब रिमूविंग ऑफ अपर लेयर इज नोन एज डिकेंटेशन. सिंपल. इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा है. यस, पढ़ते हैं क्या लिखा है. लिखा है लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड आफ्टर प्रिपेयरिंग टी. व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स? Usually we use strainer to remove tea leaves. Try decantation. It helps a little, but do you still get a few leaves in your tea? Now pour the tea through a. आगे आगे ऊपर लिखा है और लिखा है a strainer. Clear? Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called filtration. Which method of separating tea leaves from prepared tea is better? Decantation or filtration? So obviously filtration is better, क्योंकि जब आप फिल्ट्रेशन करेंगे तो एक की टी लीफ बचेगी. जब आप सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन करेंगे तो कुछ लीव्स बच जाएंगे. ओके, तो सेपरेशन के लिए जो बेटर मेथड है वो है फिल्ट्रेशन. आगे देखिए क्या लिखा है. आगे लिखा है कि let us now consider the example of water that we use to all of us at all times. Get safe water to drink. Sometimes water supplied through taps may be muddy. The water collected from ponds or rivers may also be muddy, especially after rains. Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from water. तो कोई ऐसा प्रोसेस जिससे कि गंदा पानी जो हमें मिल रहा है उसको हम साफ करते हैं. तो क्या कोई ऐसा प्रोसीजर है? यस, वी हैव.
इसके लिए एक्टिविटी 5 पढ़नी होगी और एक्टिविटी 5 पढ़ने के बाद आपके पास थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। तो चलिए एक्टिविटी 5 पढ़ते हैं। बच्चों एक्टिविटी 5 है collect some muddy water from a pond or river if it is not available. Mix some soil to water in a glass. Let it stand for half an hour. Observe the water carefully and note your questions. Does some soil settle at the bottom of water? Why? What will you call this process? तो ऑब्वियस बात है कि इस प्रोसेस में जो सैंड है वो नीचे सेटल डाउन होगी और इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। ओके, आगे बढ़िए। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है now slightly tilt the glass without disturbing the water. Let the water from the top flow into another glass. What will you call this process? And this process is called decantation. Decantation, right? Okay. आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है is the water in the process is the water in the second glass still muddy or brown in color? Now filter it with the tea strainer. Work. Let us try filtering the water through a piece of cloth. In a piece of cloth, small pores of pores remain in between the woven threads, and these pores in a cloth can be used as a filter. तो कपड़े के थ्रू भी हम उस वाटर को पास करा सकते हैं और इस तरीके का फिल्ट्रेशन यहाँ से हो जाए, यानी कि जो वाटर है वो थोड़ा बहुत फिल्टर होगा। ठीक है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस आप कह सकते हैं फिल्ट्रेशन का, वाटर प्योरिफिकेशन का। If the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even smaller pore. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. Okay. Figure 5.9 show the steps involved in using a filter paper. A filter paper folded in the form of cone is fixed onto a funnel. The mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. तो बच्चों यहाँ पे आपको एक फिल्टर पेपर नजर आ रहा है। इस फिल्टर पेपर को ये फिल्टर पेपर है और इस फिल्टर पेपर को हमने इस शेप में बना के और एक फनल के ऊपर लगा दिया। तो जब इस फनल के थ्रू आप वाटर पोर करेंगे तो नीचे जो वाटर आएगा वो क्लीन होता है। समझ आया? दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट कर। आगे देखिए क्या लिखा। आगे लिखा है fruits and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese and paneer in our home. You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils, and this gives a mixture of particles of solid paneer. And a liquid, the paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है, मेथड है, दैट इज इवेपोरेशन। तो चलिए इवेपोरेशन के बारे में देखते हैं क्या है। और इवेपोरेशन से पहले एक एक्टिविटी लिखी हुई है, तो पहले एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी 6 है add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. Do you के आगे ऊपर लिखा हुआ, तो ऊपर चले जाते हैं तो इसके ऊपर, तो डू यू
yes, लिखा है do you see any change? Yeah? Do you see any change in the color of water? Can you see any salt in the beaker after stirring? Heat the beaker containing the salt water. Let the water boil away, and what is left in the beaker? In this activity, we use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. तो अगर आपको नमक के पानी में से नमक को सेपरेट करना है तो उसके लिए आप ये प्रोसीजर यूज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो ड्यूरिंग इवेपोरेशन ओनली वाटर विल इवेपोरेट, सॉल्ट है दैट विल रिमेन इन द बीकर। क्लियर? तो ये एक और प्रोसेस हो गया evaporation. The process of conversion of water into vapor is called evaporation. The process of evaporation takes place continuously wherever water is there. ठीक है? तो जहां भी पानी होगा वहां evaporation हो ही रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये किसी भी टेम्परेचर पे होता है, किसी भी कंडीशन में होता है। ठीक है? तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आगे देखिए क्या लिखा है। Where do you think salt comes from? Seawater contains many salts mixed in it. One of these salts is the common salt. When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water through evaporation. In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salts. Common salt is then obtained from this mixture of salts by further purification. ठीक है? तो इस तरीके से हमें नमक मिलता है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। यानी कि जो सी वाटर है वो सॉल्टी होता है, ये तो पता ही होगा आपको। तो जो सी वाटर है उसको थोड़े समय के लिए रोका जाता है पिट्स में, और जब पानी इवेपोरेट हो जाता है तो जो बचता है वो सॉल्ट के फॉर्म में होता है, और इसको भी प्योरिफिकेशन के थ्रू हमें खाने लायक नमक बना के दे दिया। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब हम एक से ज्यादा मेथड यूज करेंगे सेपरेशन। जैसे we have studied some methods for separation of substances from their mixtures. Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods. तो ऐसा नहीं होता कि भाई एक ही मेथड से हम सेपरेशन कर पाए, कई बार हमें एक से ज्यादा मेथड्स भी यूज करने पड़ सकते। ओके, तो देखते हैं क्या क्या है ये दूसरे मेथड्स। एक एक्टिविटी दे रखी है, पहले ये एक्टिविटी करते हैं। लिखा टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड and salt. How will we separate these? We already saw that hand picking would not be practical method for separating. तो ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सैंड और सॉल्ट को हम हैंड पिकिंग के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करेंगे, देखिए आगे बढ़ते हैं। Keep the mixture in a beaker and add some water to it. Leave the beaker aside for some time to see the sand settles down at the bottom. The sand can be separated by decantation or filtration. What does the decanted liquid contain? Do you think this water contains salt, which was there in the mixture at the beginning? तो आंसर होगा yes, क्योंकि जो नमक है वो तो पानी के साथ मिल गया है, तो जब आप डिकेंटेशन करेंगे तो अभी वो नमक का पानी ही बाहर जाएगा। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं आगे क्या है। नाउ वी नीड टू सेपरेट salt and water from the decanted liquid.
Transfer this liquid to a beaker and close its lid. Keep the kettle for some time. Do you? Do you के आगे है, देखो what is after do you? तो do you के आगे है बच्चों, yes. Do you के आगे है, do you notice steam coming out from the spout of the kettle? Yes, अगर आप बॉईल करेंगे वाटर को तो स्टीम तो आएगी आएगी. आगे लिखा है, take a metal plate with some ice on it. Hold the plate just above the spout of the kettle as shown in the figure 5.13. What do you observe? Let all the water in the kettle boil off. तो अगर आप ऐसा करते हैं तो जैसा पिक्चर में आपको दिख रहा है, जैसे ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, वैसे ही होने वाला है. कि जो स्टीम है वो आ रही है, यहाँ से स्टीम आ रही है और यहाँ से जब ये पूल सरफेस से टकरा रही है तो ये वापस से पानी बन के यहाँ नीचे कलेक्ट हो जाएगा. तो गर्म करेंगे पानी को तो भाप बनेगी और भाप को ठंडा करेंगे तो फिर वो वापस से पानी बनेगा. तो यही यहाँ ये प्रोसेस दिखा है. ओके, इसके आगे पढ़ते हैं. इसके आगे लिखा है ये, इसके आगे लिखा है when the steam comes in contact with the metal plate cooled with the ice, it condenses and forms liquid water. The water drops that you observed falling from the plate were due to condensation of the steam. The process of conversion of water vapor into liquid form is called condensation. यानी कि वाटर वेपर से जब वाटर बनता है तो वो प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन. आगे देखिए, इसके आगे लिखा है डू यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स condense under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब आप दूध को गर्म करेंगे तो भाप तो उठेगी और जब भाप उठेगी तो भाप से पानी बनेगा, है ना? Yes, answer yes. After all the water has evaporated, what is left behind in the kettle? तो अगर सॉल्टी वाटर हमने उबाला था तो उस केस में सिर्फ सॉल्ट है जो नीचे रह जाए. So we have thus separated salt, sand, and water using processes of decantation, filtration, evaporation, and condensation. तो इस तरीके से हमने एक से ज्यादा मेथड यूज किए सेपरेट करने. तो इसी को हम कह रहे थे कि मल्टीपल मेथड्स यूजिंग टू सेपरेट more than one or two components. Paheli faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small yes, in a small amount of sand. She then tried the method suggested in activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only a small part of salt that she had taken. What could have gone wrong? तो हो सकता है कि क्योंकि सॉल्ट की क्वांटिटी कम है तो सिर्फ पार्टिकल सैंड पार्टिकल के साथ रह गए हों और जिसकी वजह से जो सॉल्ट उसे मिला वो क्वांटिटी में कम हो. ठीक है, तो यही एक रीजन हो सकता है इसका. इसके बाद आता है कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कितना भी अमाउंट डिसॉल्व कर देंगे वाटर में.
उसकी भी एक लिमिट है। In chapter 4, we found that many substances dissolve in water and form a solution. We say that these substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? तो इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं, तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक्टिविटी है 8, और एक्टिविटी 8 में जैसे क्या कहा जा रहा है, एक्टिविटी 8 में हमसे बोला जा रहा है, you will need a beaker or a small pan, a spoon, salt and water. For half a cup of water in the beaker, add 1 teaspoonful of salt and stir it well until the salt dissolves completely. Figure 5.14. Again, add a teaspoonful of salt and stir well. Go on adding salt, 1 teaspoonful at a time, and stir. मतलब आप 1 चम्मच आपने ली सॉल्ट की और अपना वाटर में मिला दिया, और उसके बाद फिर एक और चम्मच मिलाई, फिर एक और चम्मच मिलाई, और आप ऐसे करके मिलाते जाओ, ठीक है। After adding few spoons of salt, do you find that some salt remains undissolved and settles at the bottom of the beaker? If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. Saturated का मतलब ये है कि अब और salt नहीं मिलाया जाए, अब और solute इसमें नहीं मिलाया जाए। Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. The undissolved salt, ठीक है, यानी कि जो डिजॉल्व भी नहीं हुआ वो वाला जो सॉल्ट है वो सैंड के साथ चला गया होगा, तो इसी वजह से उसे कम अमाउंट में salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. And she could solve her problem by using a large quantity. तो अगर वो अपने वाटर की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा देती है तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some way that the water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? Let us try and help her here. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप पानी का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, पानी को गर्म कर दीजिए। अगर आप पानी को गर्म कर देंगे तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो वापस से अनसैचुरेटेड हो जाएगा, यानी कि वो अब और नमक उसमें खुला है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से हम किसी भी लिक्विड की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं। आगे देखिए, चलो। Take some water in a beaker and mix salt in it until it cannot dissolve any more salt, and this will give you a saturated solution of salt and water. Now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it. What do you find? What happened to the undissolved salt in the bottom of the beaker? Does it dissolve now? If yes, can some more salt be dissolved in this solution by heating it? The answer is yes. क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे जो आपका सॉल्वेंट है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, और इसमें फिर आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। So let this hot solution cool. Does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again? The activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in water. इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगा कि अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो हम ज्यादा अमाउंट भी
सॉल्ट का डिजोल्व कर सकते। ठीक है, आगे लिखा है कि डज वाटर डिजोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट। तो इसका आंसर है क्लियरली नॉट, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी है वो हर सब्सटेंस की सेपरेट है, अलग अलग। तो इसे थोड़ा सा लगता है पढ़ते हैं। एक्टिविटी 10, take 2 glasses and pour half a cup of water in each of them. Add a teaspoon of salt to one glass and stir till the salt dissolves. Go on adding salt 1 teaspoon at a time till the solution saturates. Record the number of spoons of salt that dissolved in the water in table 5.2. Now repeat the same activity with sugar. Repeat this with some other substances that are soluble in water. तो आप देखेंगे कि हर सब्सटेंस के लिए जो नंबर ऑफ स्पून्स हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, किसी के लिए कम चम्मच मिल पा रही है, किसी के लिए ज्यादा मिल पा रही है, किसी के लिए बहुत ज्यादा मिल पा रही है। ओके, what do you notice from table 5.2? Do you find that water dissolves different substances in different amounts? Yes. तो इसका आंसर में यही होगा, ये देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। So we have discussed a few methods of separating substances. Some of the methods of separation presented in this chapter are also used in a science laboratory, है ना? तो ये बहुत important methods हैं जो भी आपने सीखे हैं। And we also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance. Okay, तो ये भी हमने सीखा, राइट। इसके बाद बच्चों ये चैप्टर हो जाता है खत्म। इसके बाद फिर कीवर्ड्स हैं और इसके बाद फिर समरी दे रखी है और समरी के बाद एक्सरसाइज दे रखी है और ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो वैसे भी काफी बड़ा हो गया। ओके, तो आप जब तक इस चैप्टर को अच्छे से समझिए, इस चैप्टर को बार बार देखिए और अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें इन चैप्टर में प्रॉब्लम है तो उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। ओके, शेयरिंग इज अ गुड हैबिट एंड वन मोर थिंग, हिंदी में कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ओके, मींस इफ यू विल शेयर योर नॉलेज इट विल इंक्रीज। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम बैक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।